हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज अपन बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 17th लेक्चर होने वाला है और 17 चैप्टर भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा मीनिंग की, ध्यान देना अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस, ओके, या फिर स्टैंडर्ड जो वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब सभी ने एक्सेप्ट कर रखा है। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी चीज़ का करने का तरीका, कोई भी चीज़ का मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन। कन्वेंशन मतलब प्रथा जो पहले से चलती आ रही है। जैसे देखोगे हमारे घर में कोई बड़े आते हैं तो उनके पैर छूते हैं ना, तो ये क्या होता है, सबने ये एक्सेप्ट कर रखी है। ये इसको बोलते हैं कन्वेंशन। स्टैंडर्ड्स यानी कि आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। ओके, जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें होती है जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, पीएन में डेबिट करेंगे हर साल उसका डेप्रिशिएशन। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। ओके, ये वाइडली एक्सेप्टेड किए जाते हैं और अडॉप्ट किए जाते हैं अकाउंटेंट्स के थ्रू। जो अकाउंटिंग करते हैं बेटा वो कौन होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं। तो इन्होंने एक्सेप्ट की है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वाइल द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कब सर इन्होंने किस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करी है सर, जब हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे या रिपोर्ट करेंगे, इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर रखा है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट एंथनी, द रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग रेफर टू एज अ प्रिंसिपल। जो हमारा सिद्धांत है अकाउंटिंग का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, उस पर हम लोग को काम करना पड़ता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते जो हम लोग बोल देंगे डेबिट द गिवर और क्रेडिट द रिसीवर, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, नीड क्या है सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ गई, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कराने में। मतलब कि देखो, दुनिया में इतने सारे देश है, इतने सारे बिजनेसेस होंगी, उन सब की अगर अकाउंटिंग अलग अलग हो जाए तो एक इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा को, या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात करते हैं जो बिजनेसेस को देखते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर बिजनेस उसका एक अलग स्टैंडर्डाइजेशन लेके चलेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कि एक स्टोर में आप जाते हो और वहाँ पे जाके बोलते हो चावल कैसे है, तो वो बोलता है सर ये चावल जो है 60 रुपये किलो है, 60 रुपीज़ किलो है, ओके, पर केजी के हिसाब से। लेकिन वहीं तुम जब दूसरे स्टोर में जाते हो तो दे सेट कि नहीं, हम लोग किलो के हिसाब से नहीं बेच रहे हैं, हम लोग पीस के हिसाब से बेच रहे हैं। मतलब चावल की जो छोटी छोटी दानाएं होती है ना बेटा, उसके हिसाब से बेच रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हो सकता है तुम किसी और स्टोर में जाओ तो दे सेट कि नहीं, हम लोग चावल को ना पीस के हिसाब से बेच रहे हैं, ना ही हम लोग किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं। मतलब 12 चावल का एक डजन होगा और बेचेंगे, मतलब इतने छोटे छोटे चावल 12 रखेंगे और डजन के हिसाब से हम लोग सेल करेंगे। तो सोचो एक स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि भाई साहब नहीं, चावल है तो उसको हम लोग किलो के फॉर्म में लेके चलेंगे, लेकिन जब केला की बात आती है, बनाना की बात आती है, तो हम लोग डजन के हिसाब से चलेंगे। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करता है कि स्टैंडर्डाइजेशन को लेके आने में हेल्प करता है। देखो क्या बोला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड कराता है स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क, ठीक है ना, एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क को प्रोवाइड कराता है जिससे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और इंश्योर करते हैं सर कंसिस्टेंसी रहे और कंपैरेटिबिलिटी रहे। मतलब मैं अगर मान लो कि मेरा काम है, चलो पेन्स बनाने का काम है, मैं पेन्स को मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर तो होगा। जैसे लेट्स से ये कंपनी का नाम पेंटोनिक है, ठीक है ना, लिंक का ये कंपनी है, तो लिंक मान लो एक कंपनी है और इसके कॉम्पिटिटर कौन हो सकते हैं, रिलायंस हो सकते हैं, आप देख सकते हो, आप सेलो देख सकते हो, क्लासमेट देख सकते हो। तो आप इन सबको कंपेयर करते हो कि भाई क्लासमेट ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है या फिर सेलो बना रहा है या फिर कोई अदर ट्राईमैक्स कंपनी है वो बना रहा है। तो अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, अगर ये सारे एक कंपैरिजन, एक स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करेंगे तब तो। अगर स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। कोई बोलता है कि नहीं हम खर्चा को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, और कोई बोलता है कि नहीं हम लोग खर्चों को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, विच इज रियली डोंट मेक एनी सेंस, ठीक है ना। तो सेंस नहीं बनाता। तो यहाँ पे इसी चीज को बोला कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अक्रॉस द डिफरेंट बिजनेसेस, ठीक है ना, ओके, और टाइम पीरियड के भीतर।
ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को एक्यूरेटली एसेस करने में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस जो है उसकी सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक्सेस करने में, उसको जांचने में, उसको परखने में, उसको समझने में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी। मतलब आपके अकाउंट्स जो होते हैं बेटा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप कन्वे करते हो अपने स्टेक होल्डर्स को, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, मतलब भरोसा करने लायक होता है। सॉरी। Following accounting principles promote the transparency by requiring the clear objectives, evidence based reporting। मतलब कुछ भी रिपोर्टिंग कर रहे हो, कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अकाउंट्स में, यू मस्ट हैव अ प्रूफ। ठीक है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो अकाउंट में बोलता हूँ कि मैंने इतने का चीज़ें परचेस की, सर इनवॉइस कहाँ है उसका प्रूफ क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने रेंट पे किया तो उसकी प्रूफ का है। तो हर एक चीज़ की प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली बस आप रैंडमली क्या बोलते हो एंट्रीज को पास किए जा रहे हो एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, डू बिल्ड द ट्रस्ट। इससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। किसके, इन्वेस्टर्स का, जो आपके बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के भीतर। तो बेसिकली क्या होता है, बिजनेसेस उन स्टेक होल्डर को उन शेयर होल्डर को सॉरी, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ इग्नोर दिस। ओके, तो क्या है, जो बिजनेसेस है वो अपने शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाती है कि नहीं भाई, तुमने जो अपना हार्ड अर्न मनी जो मेरे पे लगाया है, मुझ पे इन्वेस्ट करा है, आई डिजर्व दिस। ठीक है ना, और मैं तुम्हें बेटर रिटर्न प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस क्रेडिटर, जो उधारी पे माल आपको दे रखे, आप पे भरोसा करके कि आप पैसा फ्यूचर में उन्हें चुका दोगे, या फिर अदर इंटरेस्टेड पार्टी जैसे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके डेटर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, ओके, आपके मैनेजमेंट होते हैं, या फिर इंटेंडेड आपके जो इन्वेस्टर जो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो जाती हैं। ये सारे रिलायबल ऑथेंटिसिटी जो होती है आपकी, उस पर भरोसा करें और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यकीन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही हेल्प करती है आपको चीज़ों को करने में। ठीक है, आगे आता है एड्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेस प्रिंसिपल्स होता है ना, बस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है ना बेटा, ये क्या करता है, एक्यूरेट और रिलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है अपने स्टेक होल्डर्स को। देखो, एक दो टर्म्स होता है, मैं समझा देना चाहता हूँ, हो सकता है कई बच्चों को ये पता ना हो। ओके, ध्यान देना। एक टर्म होता है ना बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, और एक टर्म होता है स्टेक होल्डर्स। लिख लेना कॉपी में। ओके, ये दोनों चीज अलग होता है। शेयर होल्डर का मतलब ओनर्स, ठीक है, जो कंपनी में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट फंड्स, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली कैपिटल लगाते हैं आपके कंपनी के भीतर। ओके, ध्यान देना। स्टेक होल्डर्स का मतलब तो शेयर होल्डर्स होता ही है। स्टेक होल्डर्स का बेसिकली मतलब जिसको आपसे मतलब है, ठीक है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट किए हो। जैसे मैं वेदत मेरा इसमें पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो आई एम अ शेयर होल्डर। बट आप इससे पढ़ते हो, आपने क्लास ले रखा होगा, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो मेरे से, तो वेदत से आपको मतलब है। अगर वेदत बोलता है कि आपको कल से क्लास नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा ना, आपको इम्पैक्ट आ रहा है। आपके पेरेंट्स जो आपने फीस पे करा है, तो वो भी स्टेक होल्डर हो गए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो जीएसटी लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, वेदत से टैक्स वसूलते हैं। वेदत में जो भी इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी हो गया, क्योंकि वेदत बंद तो भाई साहब वो इंप्लॉयज़ का घर उजड़ जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंप्लॉय हो गए, इंप्लॉयज़ की बात कर लेते हैं, इंप्लॉयज़ हो जाते हैं हमारे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी हो जाती है। हमारे क्रेडिटर जो हमें उधार माल बेचे हैं, क्योंकि उनको भी मतलब है ना, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन बिजनेस अगर बंद हो जाए तो उनका भाई अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। हमारे जो कस्टमर्स है जो हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हम पे डिपेंडेंट है ना। हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सारे हो गए। ठीक है, इन्वेस्टर्स हो जाते हैं जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, इंटेंडेड इन्वेस्टर जो हम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो सारे होते हैं बेटा ETC। ओके, ये सारे जो होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स इज अ ब्रॉड टर्म कंपेयर टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु एक्चुअली इन्वेस्ट इन योर कंपनी और अ बिजनेस। लेकिन स्टेक होल्डर जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि यू इन्वेस्ट करें, वो एम्प्लॉय हो सकता है, आपका गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं है आप में इन्वेस्ट किए हो, लेकिन हाँ आपसे उनको इम्पैक्ट होता है।
ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को। जैसे अभी देखो ना वोडाफोन आइडिया जब डूबने लगा था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उसमें बहुत सारे पेनल्टीज वगैरह थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें शेयर ले लिया जिससे कंपनी एटलीस्ट डूबे ना। क्यों ना डूबे सर, उसमें इंप्लॉयज़ जो है उनका नौकरी चला जाएगा, कहीं ना कहीं इतने लोगों का घर चल रहा है उसके अंदर जॉब करने से। तो अगर वोडाफोन आइडिया डूबता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का घर बर्बाद हो सकता है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि नहीं ठीक है, जो भी डेट है तुम पे एक काम करो, जो गवर्नमेंट का एटलीस्ट उसको तुम क्या करो, शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट कर दो, जिससे वो सारे शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और दैट्स इट, तुम्हें वो पैसा देना नहीं पड़ेगा, जिससे लाइबिलिटी तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, तुम थोड़ा पैसा, तुम्हारे पास लिक्विडिटी क्रिएट होगी, जिससे तुम क्या कर सकते हो, फर्दर कंपनी को अपने चला सकते हो। ओके, आगे आता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। मतलब क्या होता है सर, कोई बच्चा हो सकता है ये सोचे कि सर फिर भी मैं बोलूँगा कि नहीं फॉलो करना, मेरे को मेरा मन है, मैं नहीं फॉलो करना चाहता, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है एक काम कर, मैं बोल रही हूँ तुझे करना पड़ेगा फॉलो, बात खत्म। अगर तू ये बोल रहा है कि तेरा मन नहीं है तो इसलिए फॉलो नहीं करना चाहता, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरा मन है कि तू फॉलो करेगा तो तेरे को करना पड़ेगा। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलाइन करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स को। आप लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अकाउंटिंग होती है, गवर्नमेंट आप बोलोगे सर मेरा प्रॉफिट ही 1,000 रुपया हुआ है, गवर्नमेंट बोलती है नहीं तू 10,000 कमाया है, तू टैक्स चोरी कर रहा है, टैक्स इवेजन कर रहा है, तो तुम कैसे बोलोगे सर मेरे अकाउंट्स देखो, कुछ तो बोलोगे ना अकाउंट्स, तो वो अकाउंट्स एविडेंस बैक्ड होने चाहिए, प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना, तभी वो प्रूफ के तौर पर काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी क्या करता है बेटा, फुलफिल करता है। और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सच एज गैप, जिसको जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, या IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको किया जाता है। कंप्लायंसेस विद दिस प्रिंसिपल्स इंश्योर द कंपनीज अवॉइड लीगल इश्यूज एंड मीट अ स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब लीगल, ओके, तो लीगल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जो होता है, जो गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा कि आपको ऐसा अकाउंटिंग करनी है, सर कहाँ पे ये नियम बना रखा है, तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल्स दी गई है बेटा, ठीक है ना, शेड्यूल्स दी गई है। शेड्यूल 3 के अंदर आपको शेड्यूल 3, 4 ऐसे अलग अलग शेड्यूल्स दी गई है, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ये सारे चीज़ें, आपको नोट्स टू अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, आपको हर एक चीज़ बनाने की शेड्यूल दी गई है। आपको बताया गया कि बाकायदा कैसे चीज़ों को बनानी है। तो आगे चल के तुम अगर MBA इन फाइनेंस करते हो, या फिर तुम मेरे जैसे अगर थोड़ा सा हिले हुए हो और CS करने का सोच लेते हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रीवियस एरर्स एंड फ्रॉड्स। मान लो कोई भी पुराना एरर है या फ्रॉड्स है, तो उससे भी आपको बचाता है। मतलब स्ट्रक्चर अकाउंट, मतलब कोई कांड कर दी उससे बचाता नहीं, मतलब कुछ गलती हुई तो उसको सही करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो होता है, ये मिनिमाइज करता है इनकंसिस्टेंसी, एरर्स, कोई गलती होने के चांसेस को कम करता है, कोई फ्रॉड वगैरह करने से रोकता है, ठीक है ना। और ये रूल्स दिखाता है कि कैसे चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना, आप जिससे क्या हो सके चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाए, रिकॉर्डिंग में कोई इश्यूज होती हैं वो कम हो जाए। तो इस तरीके से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे लिए क्या होता है बेटा, ज़रूरी साबित हो जाता है। अब बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ध्यान देना। एक होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी, कि आप अलग होते हो और बिजनेस अलग होते हैं। मतलब क्या होता है कि बिजनेस बिल्कुल अलग इंसान माना जाता है कानून की नज़रों में, और आप अलग इंसान माने जाते हो। बिल्कुल वैसा जैसे कि आप हो और आपका दोस्त है, आप दोनों एक अलग इंसान होना, बिल्कुल वैसा ही कंपनी लॉ बोलती है कि नहीं, कंपनी जो होता है बेटा वो बिल्कुल अलग होता है, जो बिजनेस होता है वो अलग होता है, और बिजनेसमैन अलग होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे आता है गोइंग कंसर्न। मतलब देखो, मैं मान लो तुम हो या फिर मैं हूं, हम दोनों मिलकर एक स्टोर खोलते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या होगा, सर आगे चल के हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, हम लोग की बिजनेस बहुत ग्रोथ हो। कभी ये थोड़ी सोचेंगे यार कि हमारा बिजनेस कल को ही बंद हो जाए, तबाह हो जाए, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो ये सोच होता है ना बेटा कि हमारा बिजनेस निरंतर चलता रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो लिखा, बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन अ फ्यूचर, मतलब आगे भी हमारा बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा। सॉरी। आगे बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग बिजनेस में उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बेटा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ अच्छा से अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाते वक्त, कि वही चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के फॉर्म में हो, जो पैसे में मेजर किया जा सके। मतलब हमने रेंट दिया 10,000 रुपये, रिकॉर्ड होगा, हाँ होगा। सैलरी दिया, रिकॉर्ड होगा, होगा। हमने सेल किया, रिकॉर्ड होगा, होगा। परचेज किया, रिकॉर्ड होगा, होगा। लेकिन मानो कि हमारे यहाँ इंप्लॉय है, वो गिर गया, उसका टांग टूट गया, उसके दर्द पे पैसा
खर्च हुआ 500 रुपये, क्या रिकॉर्ड होगा? क्योंकि इंप्लॉई या बिजनेस ने खर्च किया, रिकॉर्ड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन उसे दर्द बहुत हुआ, क्या वो दर्द रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे में नहीं तोल सकते। समझ में आया? आगे बात करते हैं। आगे आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग अकाउंटिंग में एक पीरियड हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अब पीरियड दो टाइप के होते हैं बेसिकली, मेजरली फॉलो देखो 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते, तुम जब चाहो तब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। ऐसा कोई वो रूल नहीं होता। इवन लिस्टेड जो कंपनी होती है ना बेटा, क्वार्टरली अपने जो अनऑडिटेड बैलेंस शीट्स होता है, जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसको पब्लिश करती रहती हैं। ओके, बट एक कुछ तो स्टैंडर्ड होता है ना बेटा, तो एक फिक्स टाइम जिसके बीच में हम लोग अकाउंटिंग अपना करेंगे। तो बेसिकली दो होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? जो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। जैसे अभी 2025 का महीना चल रहा है, तो 1 जनवरी 2025 से ले लो, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का ले लो तुम, ठीक है ना। तो ये एक साल जो 12 महीना हुआ ना, तो ये कैलेंडर ईयर कहा जाएगा। आप ये फॉलो कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है 1 अप्रैल से आप 31 मार्च को फॉलो कर सकते हैं। मतलब 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट करूँ और 31 मार्च 2026 तक में जाऊँ, ठीक है ना। तो ये हो सकता है 12 मंथ का, तो ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये जब पहले इंडिया में था दोनों आप अलाउ करो, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस वाले सिस्टम को खत्म कर दिया। बोला कि आप इसको ही फॉलो करो, ठीक है ना। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही फॉलो करोगे और इसको कंपलसरी कर दिया गया। इसी वजह से अब हमारे देश में जो प्रिपेयर की जाती है वो 31 मार्च, हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की पीरियड के लिए जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर की जाती है। हो सकता है कि बच्चों के मन में डाउट आए, सर कि ये क्यों नहीं करते, ये क्यों करते हैं। तो देखो बेटा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे देश में ना, अप्रैल से ही थोड़ी बहुत नई फार्मिंग वगैरह वो स्टार्ट होती है, नई नई चीज़ें स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जनरली देखा जाता है कि हम लोग अप्रैल से मार्च तक को फॉलो करते हैं और पुराने तरीके से एक कोड ऑफ एथिक्स बन चुका है। लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, नहीं हम लोग अप्रैल से मार्च तक का ही रूल फॉलो करेंगे, तो वैसा है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कंट्री चाहे तो अलग कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड यही फॉलो होता है, तो सब लोग उसी के हिसाब से कर रहे होते हैं। जैसे ऊपर पढ़ा ना कि कन्वेंशन एक चीज़ है जो मान लिए लोग आराम से फॉलो करें, क्यों? कंसिस्टेंसी हो पाए, कंपैरेटिबिलिटी हो पाए। अब कोई बंदा जनवरी से दिसंबर फॉलो कर रहा है, अब कोई बंदा अप्रैल से मार्च फॉलो कर रहा है, हो सकता है कोई बंदा बोले नहीं हम मई से अप्रैल फॉलो करेंगे, तो ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस वजह से एक कॉमन पैटर्न रहे, अप्रैल से मार्च सब सारे कर रहे थे, वही हम लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो, एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, जिसमें LHS = RHS बोलते हैं, बिल्कुल वही है मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे बोलता है एक्सपेंसेस जो होता है उस पीरियड का, उसके रेवेन्यू से बिल्कुल मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 100 रुपये कमाओ, तुम 1000 रुपये खर्च दो, पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो तुम क्या यहाँ पे ये बोलता है कि अगर तुमने 100 रुपये कमाया है तो तुमने 100 रुपये ही खर्चा होगा। तो वही बोलता है कि जो भी खर्च हो उस महीने के, उस पर्टिकुलर पीरियड के तुम्हारे इनकम से वो मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सेल हमारे मार्च में, ठीक है ना, if the sale are made in the March but electricity expenses of March are paid in the April, they should be still be recorded in the March account, क्योंकि वो मार्च का खर्चा है, ठीक है ना, वो मार्च का खर्चा है, ना कि वो अप्रैल का खर्चा है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पे ये बोलता है कि हर एक जो ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा, उसके 2 साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। मतलब जो भी आएगा या तो वो डेबिट हो रहा है या फिर वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलता है, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में लुकास पिसोली का नाम लिया था। 1400 सेंचुरी में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का उन्होंने खोज किया था, ठीक है ना। उसमें लेट से हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें जनरल एंट्री हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें 3 अकाउंट्स आते हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, जिसमें तीनों का रूल क्या क्या होता है, मेरे साथ रिवाइज करो। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल द, क्या बोलता है बताओ जल्दी, हाँ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट क्या बोलता है तुम्हारा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा, ये तीनों रूल्स होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर गुड्स, देखो 10,000 का हमने खरीदा है, ठीक है, कैश के लिए, तो गुड्स हमारा एसेट है, ठीक है ना, बेसिकली, और कैश हमारा एसेट है। तो यहाँ पे एसेट हमारा जो कैश है हमारे पास है 10,000 रुपये से कम हो गया, गुड्स जो है 10,000 से बढ़ गया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी एंट्री कैसे बनती है, सर डेबिट और क्रेडिट की, ध्यान देना। तो हमने परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, और ठीक हमने क्या किया यहाँ पे 10,000 किया, ओके। बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है, नरेशन पास कर दिया। तो देखो कि यहाँ पे 2 एस्पेक्ट निकल के आया ना, एक तो निकल के आया हमारा डेबिट का, दूसरा निकल के आया हमारा क्रेडिट का, जो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए बढ़ रहे हैं, ओके।
अब ध्यान देना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारा, बोलता है ऑल द इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शो इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है भाई साहब आपको डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऐसा नहीं करना है कि कुछ बातें छिपानी है, अगर छिपाओगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। दिस हेल्प इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स एंड अदर टू मेक अ करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग ऑफ योर बिजनेस, ठीक है ना। इफ अ कंपनी हैज अ पेंडिंग कोर्ट केस इट मस्ट बी मेंशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स कि भाई हम पे कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि उसे छुपा देना है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब जो आप एक पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। जैसे डेप्रिसिएशन में दो पॉपुलर मेथड्स है बेटा, एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको WDV मेथड बोलते हैं। अगर आप एक SLM मेथड फॉलो कर रहे हो एंड यू फाइनली डिसाइड कि हम 3 महीने SLM कर लिए हैं, फिर चौथे महीने से WDV स्टार्ट कर दिया, फिर 3 महीने चलाया, फिर SLM पे आ गए, मतलब इधर उधर जंप कर रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे बोल रहा है एक रूल को फॉलो करो और कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते रहो, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है। सेम मेथड शुड बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट ईयर अनलेस द वैलिड रीजन टू चेंज इट, मतलब जब तक वैलिड रीजन ना हो आप उसको नहीं चेंज करोगे, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे लिखा है दिस प्रिंसिपल सेज द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज शुड बी फॉलोड एवरी ईयर, इट अलाउ इजी कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है और बेसिकली मेरे को लगता है यार कि हम लोग के घर में बहुत फॉलो होता है, जिसको प्रूडेंस का प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग के घर में होता है ना कि हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं या फिर हमारे फैमिली में जो बड़े जन होते हैं, दादा दादी जो भी आपके घर में हैं, वो लोग क्या करते हैं हमेशा कुछ पैसे को सेव करके रखते हैं। बोलते हैं कि यार कल के कुछ अगर अनहोनी हो गई, कुछ इमरजेंसी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और उस समय बच जाएंगे। उस कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आप पे कोई लॉ सूट फाइल हो गया, आप हेल्थ केयर इमरजेंसी हो जाता है, कई बार तबीयत अचानक से किसी की बिगड़ गई, कभी किसी का जब बुरा समय आता है तो बता के तो नहीं आता। ये भी डायलॉग सुना होगा तुमने ना कि जब बुरा समय आता है तो किसी का बता के नहीं आता है, ठीक है ना, बहुत बुरा बैंड बजता है उस समय। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जाता है कि बिजनेस के लिए भी यही बोला जाता है कि जो फ्यूचर में होने वाले बेटा प्रॉफिट है ना उसको मत देखो, प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा फायदा है, ठीक है, लेकिन लॉस जो हो सकता है, कुछ हो सकता है फ्यूचर में, हमको लगता है कि कल के जैसे कोरोना, रेस्टोरेंट बिजनेस देख लो ना, कोविड आया, पूरा लॉकडाउन, रेस्टोरेंट बिजनेस ही डूब गया, होटल बिजनेस डूब गया। तो उनके लिए तो कितना बड़ा सरदर्द था, क्योंकि जब कोविड का समय था तो हम लोग को भी नहीं पता था कि हम लोग क्या जीवन में वापस से वो खुला आसमान देख पाएंगे, रोड पे घूम पाएंगे, जो मैगडीज वगैरह में बर्गर खाते थे, कोई रेस्टोरेंट में जाते थे, वो चीज़ें देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सारे लोग तो रूम के अंदर बंद थे, लॉकडाउन हो रखा था। तो कहीं ना कहीं उस समय ये प्रूडेंस यहाँ पे जो बिजनेस पहले से प्रिपेयर्ड था कि नहीं कल के हमको कुछ भी हो सकता है, मतलब बिजनेस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग सकता है, ठीक है ना। ओके, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव। अब सॉरी एक्चुअली एक कॉल आ गया था। ओके, ध्यान देना। तो हमारी जो भी लॉसेस है फ्यूचर में हो सकती है, जैसे पुराने लॉसेस हो सकते थे, तो कोई रेस्टोरेंट वाले पहले से कुछ पैसा लेके चले होंगे, लेट से कुछ रेस्टोरेंट वाले अपना रखे होंगे कि मालूम है रेस्टोरेंट कुछ नहीं चलता, क्योंकि फ्यूचर में कोविड होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन अनसर्टेनिटी होगा ये तो पता होगा ना। तो हो सकता है वो 1-2 साल सस्टेन की और 2 साल बाद फिर से चीज़ें नॉर्मल होने स्टार्ट हो गई और वो लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई, फिर वो अपना रेस्टोरेंट फिर से ग्रोथ कर लिया। लेकिन कोई बिजनेस अपना नहीं रखा, जैसे एक बिग बाज़ार एग्जाम्पल आपने सुना होगा, बिग बाज़ार पहले एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है। बिग बाज़ार इतना कर्जा में डूबा हुआ था बेटा कि जैसे कोविड आई, आपको पता ऑफलाइन शॉपिंग बंद हो गया, बिग बाज़ार वाज ऑफलाइन, प्राइमरली ऑफलाइन में इसके सेंटर्स हुआ करते थे। अब उसके रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो गए, ठीक है, स्टाफ की सैलरी जो देना आता था ये हो गई, प्लस आपकी जो रेवेन्यू होती थी रेवेन्यू ही ख़त्म हो गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बिग बाज़ार जो फ्यूचर ग्रुप के अंदर आता था, ठीक है, फ्यूचर ग्रुप के अंदर आया करता था, इसको क्या होना पड़ा, बैंकरप्ट होना पड़ा। क्या होना पड़ा, बैंकरप्ट होना पड़ा। ओके, तो इस चीज़ को समझने वाली बात है कि प्रूडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस यही बोलता है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो तेरा फायदा है, टेंशन मत ले, उसको मत सोच। लॉस हो सकता है ये मान के चल, आज ही से कुछ पैसा इकट्ठा करके चल, आगे कुछ कांड हो गया तो संभाल लेगा। जैसे क्रिएट करना डाउटफुल डेट, अगर कोई मेरे से पैसा उधार लेके रखा है, मेरे को लगता है भाई ये बंदा तो नहीं देने वाला, तो आज ही मान लो डूब गया, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे तो मान के चल रहे डूब गया, तो यहाँ पे दर्द थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बेटा ये खत्म हो गया। 2 पेज का चैप्टर था, बहुत ज़्यादा नहीं था, मैंने स्मार्ट बुक में बहुत ही कम पेजेस में कवर किया चीज़ों को, बट आई थिंक मैंने अच्छा खासा वेल इनफ आपको एक्सप्लेन किया, जो मेरा पर्पज़ था वो एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है कोई बच्चा एकदम रैंडमली एकदम नहीं पढ़ने वाला हो, कभी ना वो ऑफलाइन में क्लास किया, ना रेगुलर क्लास ऑनलाइन में ऑफलाइन में कहीं पे भी कुछ पढ़ा नहीं है बच्चा, ना कभी घर में बुक खोल के बैठता है, तो उसके लिए नहीं समझ में आएगा।
हो सकता है उसको नहीं समझ में आए, मैं मान के चलता हूँ आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपके लिए बना भी नहीं रहा हूँ बेटा वीडियो, मैं उसके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो बच्चा एक्चुअली पढ़ के रखा, चाहे मेरे से या कहीं और भी, कहीं से भी पढ़ के बैठा हो, ठीक है, उसको ये हेल्प करेगा ज़रूर फॉर श्योर, ओके। लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको ये कोई हेल्प नहीं करने वाला वीडियो मेरे हिसाब से, तो एटलीस्ट अगर तुमको कुछ समझ में आ गया तो ये अच्छी बात है, बट अगर मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट टाइम रीडर को ये नहीं समझेगा, ओके। तो आप ये कमेंट वगैरह ना करें कि कई बार बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आप जो फर्स्ट टाइम पढ़ाते हो नहीं समझ में आता है, आप मैंने क्योंकि अब जब पूछने पता चलता है या फिर कई लोग बच्चे सामने से बोलते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा है, आप डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाते, मैं क्यों पढ़ाऊँ डिटेल में, मेरा पर्पस वो नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पर्पस बस आपको रिवीजन करवाना है, मैं वही कर रहा हूँ वन शॉट वीडियो में आपको। हाँ, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ा रहे हैं जिस हिट कर जाए अगर बच्चा एक बार भी पढ़ा हो तो। लेकिन बच्चा एकदम ही नहीं पढ़ता, घर में कभी खुद सेल्फ भी बुक लेके नहीं बैठा, तो उसके लिए भगवान मालिक है ना, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो ऐसे कमेंट नेगेटिव करने वालों को मैं हमेशा वही करता हूँ, इमीडिएटली ब्लॉक करता हूँ, तो वो मेरे को आता है, मेरी टीम वाले कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बाकी हाँ, जिसको वैल्यू क्रिएट हुआ डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए, लगता है आपको कुछ एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो डेफिनेटली वो मैं करूँगा अगले सीरीज से, ओके। हाँ, ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी एनोटेड पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कीजिए, आईसीएसई सेक्शन में जाना, क्लास 9 के फ्री रिसोर्सेज में जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हो। स्टिल इफ़ यू वांट कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। व्हाट्सएप का नंबर जो हमारी सपोर्ट की है 6388556077, हमारा ये नंबर है, व्हाट्सएप करना है इस पर, ठीक है, ध्यान देना व्हाट्सएप करना। अभी की मैं प्राइस बता, 299 की पीडीएफ प्राइस है, हार्ड कॉपी भी किसी बच्चे को चाहिए तो आप 499 रुपीज़ पे करके हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, ठीक है, आपके घर पे 4-5 दिनों में डिलीवर हो जाती है वो। लेकिन ये जो भी प्राइस है अभी की मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में वो बढ़ सकती है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। आप जब भी व्हाट्सअप करोगे वो आपको अपडेटेड प्राइस वो आप लोग बता देंगे, मतलब उन लोग जो सपोर्ट टीम आपको बता देगी, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो मेरी तरफ से। अगला क्लास अकाउंटिंग बुक एंड स्टेटमेंट्स होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, क्योंकि यही एक चैप्टर है जो आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक कुछ भी नहीं होने वाला, उसके बाद फिर हम लोग वही थियोरी करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहेंगे, ओके। सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हो कि एक एक सीरीज़ को देख रहे हो कि एक वीडियोज़ को देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ आपके साथ हम लोग खड़े हैं पीठ पीछे, ओके। तो मुझे अच्छा लगेगा जान के। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।